Hello students. Today we start the fourth chapter of Beehive, A Truly Beautiful Mind, and its writer is Mohammad Sangar. Today I am going to tell you the summary of this chapter. A Truly Beautiful Mind यानी एक वास्तविक सुंदर मस्तिष्क एक ग्रेट साइंटिस्ट की स्टोरी है जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की यह कहानी उनको एक इंसान के रूप में प्रस्तुत करती है, एक बिल्कुल आम आदमी के समान जिनकी अपनी पसंद व नापसंद थी, उनमें भी विद्रोह के स्वर थे तथा उनकी अपनी समस्याएं भी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी को जर्मनी के एक नगर उल्म में हुआ था। उस समय किसी को यह एहसास भी नहीं था कि वह एक युग पुरुष बन जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ भी ये सोचती थी कि वह एक निराला बच्चा है, क्योंकि आइंस्टाइन का जो सिर था वो बहुत ही बड़ा था और 2.5 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन कुछ बोल नहीं पाते थे। अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा तो वे हर बात को 2 बार बोलते थे और उनको ये भी नहीं पता था कि वे बच्चों के साथ कैसे खेलें। उनके जो साथी थे इसलिए उनके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे और उनको उबाऊ भाई कहकर या उबाने वाला भाई कहकर पुकारते थे। इसलिए आइंस्टाइन को अधिकतर समय अकेला ही खेलना पड़ता था और एक बार जब उन्होंने अपनी नवजात बहन को देखा, यानी जिसका नाम माजा था, तो उसे देखते ही उन्होंने कहा कि सुंदर है पर उसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि आइंस्टाइन हमेशा यांत्रिक खिलौनों से खेलना पसंद करते थे। एक बार एक हेडमास्टर ने उसके पिता से कहा कि आइंस्टाइन को तुम चाहे कोई सा भी व्यवसाय चुनाव करा दो या आइंस्टाइन चाहे किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर ले, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की उम्र में ही वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी माता चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन बजाए और वे उसमें प्रतिभाशाली भी बन गए। लेकिन उन्होंने शौक के लिए जीवन भर उस कला को बनाए रखा और एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई एक बुरे विद्यार्थी भी नहीं थे। उन्होंने म्यूज़िक में हाई स्कूल में प्रवेश लिया जब वे 15 वर्ष की उम्र के थे। उनका परिवार वहाँ चला गया था। उन्होंने लगभग सभी विषयों में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। बस आइंस्टाइन को जो है उस स्कूल की एक बात से घृणा थी, एक कठोर अनुशासन से, और वे इसलिए हमेशा जो है शिक्षकों से झड़प भी करते रहते थे। जब वे 15 वर्ष की आयु के थे तो आइंस्टाइन को वहाँ पर इतनी घुटन महसूस होने लगी कि उन्होंने हमेशा के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया। पहले वर्ष एल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता मिलान चले गए थे और उसको वे अपने संबंधियों के साथ छोड़ गए थे। गहरे विचार विमर्श के बाद आइंस्टाइन की इच्छा पूरी हुई और उसने स्विट्जरलैंड में, जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी, वहाँ पर अपना अध्ययन करने का निर्णय लिया। आइंस्टाइन गणित में बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट, उनकी रुचि थी वो भौतिकी में थी और स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। वहाँ पर उनकी एक सहपाठी थी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था। उससे वे बहुत ज़्यादा आकृष्ट हुए। वे उसको एक समझदारी प्राणी समझते थे और उसमें उसे अपने एक साथी दिखता था, एक ऐसा साथी जो ऐसे लोगों से घृणा करता था जो कला, साहित्य व संगीत को पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोग उसके खुद के परिवार में भी थे और विश्वविद्यालय में भी थे, जिससे वह हमेशा परेशान रहता था। उन दोनों में प्यार हो गया और उनके प्यार के वह शब्द जो हैं वो पत्रों के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचने लगे। उसमें ही आइंस्टाइन ने लिखा कि मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर ये सापेक्षता का जो नियम है या जो सापेक्षता पर मैं कार्य कर रहा हूँ, अगर हम इस दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करें और इसे सफल निष्कर्ष तक पहुँचाएँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। सन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्नातक कर लिया, लेकिन उस समय भी बेरोजगार थे। उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। फाइनली यानी अंत में उन्हें एक नौकरी मिल गई एक पेटेंट ऑफिस में, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में, जहां पर ये अनुमान लगाया गया कि
आइंस्टाइन जो है अन्य लोगों के आविष्कारों का आकलन करेंगे, लेकिन आइंस्टाइन तो कुछ और ही कर रहे थे। वे चुपचाप एक रहस्यपूर्ण ढंग से अपने विचारों को विकसित कर रहे थे, और जिस डेस्क ड्रॉअर पर वे काम करते थे उन्होंने उसको सैद्धांतिक भौतिकी ब्योरा कह के भी बुलाया, या सैद्धांतिक भौतिकी ब्योरे की संज्ञा दी। सन 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी था, जिसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। वास्तव में दो पूर्ण रूपेण सही घड़ियां हैं यदि उनमें से एक दूसरी घड़ी के सापेक्ष बहुत तेजी से चलती रही। यदि यात्रा के बाद उन दोनों को एक साथ साथ रखा जाए तो वे एक ही समय नहीं दिखा रही होंगी। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला या सूत्र निकलता है, जो मास और एनर्जी के बीच संबंध को दर्शाता है। जिस समय आइंस्टाइन भौतिकी के सबसे कठिन प्रश्नों को हल कर रहे थे तो उनका व्यक्तिगत जीवन बिगड़ रहा था, उसमें बिगाड़ उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माता जो थी वो इसके विरुद्ध थी, क्योंकि मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी और उनको लगता था कि ये आइंस्टाइन से बहुत बड़ी है, और वो भी आइंस्टाइन की तरह किताबों में लगी रहती थी। तो उसकी माता को लगता था यह भी उसी की तरह किताब है, इसलिए वे उससे शादी कराने के लिए इच्छुक नहीं थी। तो आइंस्टाइन ने विवाह का जो विचार था वो स्थगित कर दिया, लेकिन अंत में दोनों ने शादी कर ली और उनके 2 पुत्र हुए। इसी बीच मिलेवा की जो बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी वो नष्ट हो रही थी और वे एक दुखी घरेलू पत्नी के रूप में रह रही थी। कई वर्ष लगातार झगड़ा रहने के बाद सन 1919 में उन दोनों ने तलाक ले लिया और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजिन एलिसा से विवाह कर लिया। आइंस्टाइन का नया व्यक्तिगत अध्याय उनकी विश्व ख्याति में उन्नति के साथ साथ चला। यानी जिस साल उन्होंने एलिसा से शादी की उसी के बाद फिर उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की नई व्याख्या प्रदान करती थी। सन 1919 के सूर्य ग्रहण ने इसे सिद्ध भी कर दिया कि वह सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, और आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही इसकी गणना कर दी थी कि स्थिर ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर कितनी सीमा तक प्रकाश का विचलन कर सकते हैं। समाचार पत्रों ने कहा कि यह कार्य आइंस्टाइन का एक वैज्ञानिक क्रांति है। सन 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और उनके ऊपर सम्मान की वर्षा की गई। यहाँ तक कि जो प्रेस थी उसने भी उनकी भूरी या बहुत अधिक प्रशंसा की। जब सन 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आए तो आइंस्टाइन उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए थे और 5 वर्ष बाद बर्लिन में आणविक विखंडन की खोज की। इससे अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशानी हुई। उनमें से बहुत से लोग तो फांसीवाद के डर से भाग गए, जैसे आइंस्टाइन ने किया था, और इन्हें अब भय था कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एक साथी के बार बार कहने पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा और उन्हें चेतावनी दी कि इस प्रकार का बम अगर छोड़ दिया जाए तो यह किसी भी बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और साथ ही साथ उसके आसपास की जगह को भी। उसके शब्दों का राष्ट्रपति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अमेरिका के लोगों ने अपनी गुप्त परियोजना से परमाणु बम का निर्माण किया और 1945 में जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने उस बम को गिरा दिया। उस बम के गिरने से अत्यधिक विनाश हुआ, जिस विनाश के कारण आइंस्टाइन को गहरा शोक पहुंचा और इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक हित के लिए एक पत्र लिखा। लेकिन इस पत्र में उन्होंने विश्व सरकार की रचना की प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पत्र का रूजवेल्ट पर इतना फर्क नहीं पड़ा। अगले 10 वर्षों में राजनीति में अधिक जोशीले ढंग से शामिल हो गए आइंस्टाइन और हथियारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया और अपनी लोकप्रियता को शांति और जनतंत्र के लिए अभियान चलाने में उपयोग किया।
जब सन 1955 में 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन का देहांत हुआ तो उनकी चिंतक और विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई उतनी ही प्रशंसा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में की गई। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।